हेलो एवरीवन। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर बिजनेस लॉ की इस क्लास में आज मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल मैंने आपको लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के बारे में बताया था। आज इस क्लास में मैं आपको एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। कल जिस समय हम लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन की बात कर रहे थे, उस समय कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अनलॉफुल मानी जाती है। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि यदि कोई एक्टिविटी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होती है, उसका विरोध करती है, उसके विरुद्ध होती है, यानी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी यदि कोई एक्टिविटी है तो वो अनलॉफुल मानी जाती है और वो वॉइड मानी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है या ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड माने जाते हैं, उसके विरुद्ध माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम सभी इस बात को अच्छे से समझ लें कि कोई ऐसा एग्रीमेंट या ऐसा एग्रीमेंट गैर कानूनी और व्यर्थ माना जाएगा जिसे कोर्ट लोक नीति के विरुद्ध मानता है। जब कोई एग्रीमेंट जनहित के लिए कष्टदायी होता है, परेशानी वाला होता है, उसको मुश्किल में डालने वाला होता है या उसका विनाश करने वाला होता है, तो उसे हम लोक नीति के विरुद्ध मानते हैं। इन अदर वर्ड्स, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो जनता के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य हितों के विरुद्ध होता है, उसे हम लोक नीति के विरुद्ध मानते हैं। यानी मैं ऐसा समझती हूँ आपको ये जवाब मिल गया होगा कि लोक नीति के विरुद्ध कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो ऐसी सभी गतिविधियाँ, यानी ऑल दैट एक्टिविटीज़, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो आर्थिक है, यदि वह जनता के हितों के खिलाफ होती है, जनता के हितों के विरुद्ध होती है, तो उसे हम पब्लिक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। यानी whenever an agreement is harmful or injurious to public interest and welfare, it is said to be against public policy. In other words, we can say an agreement harmful to the social, economic and other interest and welfare of the public is said to be against public policy. यानी ऐसी सभी तरह की गतिविधियां जो जनता के हितों के खिलाफ होती है, वह पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मानी जाती है। इस बात को और अधिक यदि मैं करना चाहूँ तो मैं एक कोटेशन आपको बताना चाहती हूँ। लॉर्ड ब्राघम का एक कोटेशन है। वो ये कहते हैं, लोक नीति कानून का सिद्धांत है जो ये घोषित करता है कि कोई भी व्यक्ति वह काम नहीं कर सकता या वह कार्य नहीं कर सकता जिसकी प्रवृत्ति यानी जिसकी टेंडेंसी जन कल्याण के लिए यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए विनाशकारी होती है। Public policy as the principle of law which declares that no man can lawfully do that which has a tendency to be injurious to the public welfare। यानी हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो जनता के लिए या पब्लिक के लिए हार्मफुल हो सकता है या उसके लिए खतरनाक हो सकता है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते हैं या उसके अपोज्ड होते हैं। तो देयर आर सो मैनी टास्क, देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होती है। फॉलोइंग आर द एग्रीमेंट्स विच हैव बीन हेल्ड टू बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बाय द कोर्ट फॉर टाइम टू टाइम। यानी कोर्ट समय समय पर केसेस की जब सुनवाई करता है, उनकी हियरिंग करता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में अपने निर्णय देता रहता है। और इस तरह के ठहरावों को हमने लिस्टेड हमारे इस क्वेश्चन में भी किया है, इस हेडिंग में भी किया है। तो सबसे पहला नंबर जो पॉइंट है, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विद एनामी।
यानी लोक नीति के विरुद्ध ठहराव में सबसे पहला जो ठहराव हम ले रहे हैं, एग्रीमेंट ऑफ ट्रेडिंग विथ, यानी विदेशी शत्रु के साथ व्यापार करने का ठहराव। हम सभी जानते हैं कि जो राष्ट्र, जो नेशन या जो कंट्री हमारे देश का शत्रु है, एनामी है, हमें उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता है। ये बात हमने आपको उस समय बताई थी जिस समय सेक्शन 11 हम कर रहे थे। सेक्शन 11 में ये साफ साफ लिखा है कि विदेशी शत्रु के साथ आप कोई डील नहीं कर सकते हैं। विदेशी शत्रु हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिसक्वालीफाइड होता है। तो यदि हम विदेशी शत्रु के साथ व्यापार करने का कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होता है, और इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है वह व्यर्थ ही माना जाता है। उसे किसी भी प्रकार से हम एनफोर्सिएबल नहीं करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, यानी दंडनीय मामलों को दबाने का ठहराव। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब दंडनीय मामलों को दबाने का ठहराव। यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया है जो दंडनीय अपराधों को दबाने के लिए है, यानी कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसके लिए आपको सजा मिलनी ही है, ये तय है, और इस तरह के मामलों को जब आप दबाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस तरह की एक्टिविटी को पुश करते हैं, उस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, उसे इस बात के लिए फ्री नहीं छोड़ा जा सकता है कि वह अपराधों का व्यापार करे और अपराधों में शामिल हो जाए, और यदि अपराध हो गया है तो अपराधी को सजा दिलाने के बजाय वह उसको बचाने में लग जाए। और इसी मामले में एक विवाद में लॉर्ड बेस्टबरी ने लिखा है, आप किसी महापराध का व्यापार नहीं करेंगे, यू शैल नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलोनी, आपको अपराधों का व्यापार नहीं करना है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को देश में होने वाले अपराधों को उजागर करना चाहिए, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, और डिस्क्लोज करने में हेल्प भी करनी चाहिए, और अपराधों को रोकने में उसे सहयोग करना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता है और अपराधों को दबाने की कोशिश करता है या किसी को हेल्प करता है तो ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं वो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के होते हैं, और ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 हम लेते हैं, एग्रीमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन का अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करने वाला ठहराव। मुकदमेबाजी हमें तभी करनी चाहिए जब वह ज़रूरी होती है, या जब हमारे अधिकारों को नुकसान हो रहा होता है, या जब हमें किसी पार्टी ने प्रॉमिस किया है और वह अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है, उसे परफॉर्म नहीं करती है, तो हमारा राइट होता है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं और उस प्रॉमिस को पूरा करवा सकते हैं, या कोर्ट हमारी जो मदद कर सकता है उसके लिए हम उसे प्रार्थना कर सकते हैं, हम उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी लिटिगेशन को प्रमोट करना, इम्प्रॉपर लिटिगेशन को प्रमोट करना ठीक नहीं माना जाता है। तो जब किसी ठहराव के कॉन्सिक्वेंसेस में इम्प्रॉपर लिटिगेशन को प्रमोट किया जाता है, उसे प्रोत्साहन मिलता है, तो ऐसा ठहराव भी लोक नीति के विरुद्ध ही माना जाता है और उसे व्यर्थ माना जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कहता है, एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल्स, सार्वजनिक पदों या पदवियों को बेचने का ठहराव। यदि किन्हीं सार्वजनिक पद यानी इस तरह के पद जो हमें सरकार देती है, जैसे बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के पद है, पुलिस अधिकारियों के पद हैं, या हम यूँ कहें कि जो पदवियां होती हैं या जो हमें पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न हुआ, पद्म विभूषण हुआ, पद्म भूषण हुआ, अर्जुन पुरस्कार हुआ, इस तरह के जो पुरस्कार हमें दिए जाते हैं उनको बेचने के लिए जो ठहराव किया जाता है वह लोक नीति के विरुद्ध ठहराव किया जाता है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अधीन कुछ इस तरह के सार्वजनिक पद और पदवियों को बेचने का ठहराव
व्यर्थ घोषित किया गया है, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी सांसद या विधायक को धन देकर उसके प्रभाव को अपने लिए खरीद लेना, उसको पैसा देना और उसका जो रुआब और रुतबा है उसको हम अपने लिए यदि खरीदते हैं तो ऐसा ठीक नहीं है। इसी तरह से भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि पदवियों को प्राप्त करने के जो एग्रीमेंट होते हैं, इसी तरह प्रतिफल के बदले में चुनाव में मत प्राप्त करने का जो ठहराव है, मतलब वोट खरीदने का जो एग्रीमेंट है, वो इसी तरह से जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के हैं, मैनेजमेंट के हैं, उन कॉलेजों में सीट प्राप्त करने के लिए मतलब कुछ देकर के सीट प्राप्त करने का जो एग्रीमेंट होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है और इसे भी हम व्यर्थ कहते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, यानी न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले ठहराव। न्याय प्रक्रिया का जो काम होता है वह किसका होता है? कोर्ट का होता है। वहाँ जो बैठे हुए जजेस होते हैं उनका होता है और उनको ये पूरा अधिकार है कि वह अपनी प्रोसीडिंग को अनइंटरप्टेड कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इस तरह की प्रोसेसेस में या इस तरह की जो प्रक्रियाएं होती है उसमें बाधा डालते हैं, उसको पूरा होने नहीं देते हैं, या हम जो जजेस होते हैं या जो न्यायाधीश होते हैं उन पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं वह व्यर्थ माने जाते हैं। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी, कर्तव्य के विरुद्ध हित निर्माण करने के जो ठहराव होते हैं, यानी एग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी भी कह सकते हैं, एग्रीमेंट्स क्रिएटिंग इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी भी इसे हम कह सकते हैं, यानी कर्तव्य के विरुद्ध हित निर्माण के जो ठहराव होते हैं। जब कोई व्यक्ति इस तरह का एग्रीमेंट करता है कि उसके सार्वजनिक कर्तव्य यानी जो उसकी पब्लिक ड्यूटी होती है उसके विरुद्ध होता है, यानी कोई ऐसा काम करना जो उसकी पब्लिक ड्यूटी के खिलाफ होता है और उससे उसका निजी हित तो होता है लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट को क्या होता है? नुकसान होता है। यहाँ एक बात हमें ध्यान में रखनी होती है कि जब हमारा पब्लिक इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्लैश करने लग जाता है या दोनों क्रॉस करते हैं, या हम यूँ कहें कि जब हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट पे हावी होने लग जाता है, तो वहाँ हमें हमारे पब्लिक इंटरेस्ट को, या हम यूँ कहें कि जो हमारी पब्लिक ड्यूटी होती है उसको चुनना होता है। तो इस तरह के एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पब्लिक ड्यूटी को एक साइड कर दिया जाता है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को रख लिया जाता है या उसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से जो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है जिससे सार्वजनिक कर्तव्यों को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे एग्रीमेंट भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विथ पेरेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, इसे हम एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स भी कह सकते हैं, यानी पैतृक अधिकार में बाधा पहुंचाने वाले ठहराव। पैतृक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, जैसे माता और पिता के विरुद्ध जो अधिकार हमें मिलते हैं वो इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि हम उनकी संतान हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो यदि कोई इस तरह के अधिकार में बाधा डालता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, उसका प्रयोग हमें करने से रोकता है, तो इस तरह से जो एग्रीमेंट किए जाते हैं इन पेरेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ को लेकर के, तो वो व्यर्थ माने जाते हैं। प्रत्येक माता पिता को अपने अवयस्क बच्चों को अपने पास रखने का अधिकार भी होता है तथा इस अधिकार का क्रय विक्रय भी नहीं किया जा सकता है। यदि कोई ऐसा अनुबंध किया जाता है जिसे माता पिता का यह अधिकार खत्म होता है, तो ऐसा अनुबंध लोक नीति के विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी या एग्रीमेंट्स रेस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है, वह अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए अपना जीवन यापन कर सकता है और अपना जीवन बिता सकता है। तो यदि कोई एग्रीमेंट
कर लिया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा पैदा होती है, उसकी पर्सनल लिबर्टी खत्म होती है, तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरुद्ध होता है। जैसे एक ऋणी अपने ऋणदाता से ये ठहराव करता है कि वह उसकी बिना लिखित अनुमति के नौकरी नहीं छोड़ेगा और पैसा उधार नहीं लेगा, अपनी संपत्ति को नहीं बेचेगा तथा निवास स्थान भी नहीं बदलेगा, तो यह ठहराव व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होने वाला है। क्योंकि किसी व्यक्ति को कहाँ नौकरी करनी है, कब उसे कहाँ रहना है, कहाँ से वो आ जा सकता है, तो ये उसकी पर्सनल लिबर्टी होती है और इस पर्सनल लिबर्टी में हमें एंट्री नहीं करनी होती है। तो यदि कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो उसकी पर्सनल लिबर्टी में एंटर होता है, तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होते हैं वह अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट यानी दलाली के प्रतिफल में विवाह कराने के जो ठहराव होते हैं। यदि विवाह संबंध स्थापित करने के लिए प्रतिफल में के बदले में कोई ठहराव किया जाता है, तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होता है कि वह किसके साथ शादी करना चाहता है और किसके साथ वह शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से दलाली के प्रतिफल में जो विवाह करने के ठहराव होते हैं वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स इंटरफेयरिंग विथ मैरिटल एग्रीमेंट मीन्स इंटरफेयरिंग विथ मैरिटल स्टेटस। यहाँ पर जो ड्यूटीज़ है उसे आप स्टेटस पढ़ेंगे, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर ड्यूटीज़ टाइप कर दिया है जो कि स्टेटस है। वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप करने के ठहराव। वैवाहिक संबंध पति और पत्नी के बीच में होते हैं, उन दोनों के संबंधों में किसी को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं होता। तो जब कोई ठहराव ऐसा है जिससे किन्हीं पक्षकारों के बीच वैवाहिक संबंधों में हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस होता है, अथवा जिससे उनमें तलाक को प्रोत्साहित करना, अलग अलग रहने के लिए उनको बाध्य करना, तो ऐसा ठहराव अनैतिक होता है, इमोरल भी है और उसे लोक नीति के विरुद्ध भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट्स टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। लेनदारों के साथ कपट करने का ठहराव। लेनदारों के साथ कपट करने के उद्देश्य से यदि कोई ठहराव किया जाता है तो उसे लोक नीति के विरुद्ध माना गया है और वह भी व्यर्थ माना जाता है। क्रेडिटर वो होते हैं जो हमें पैसा देते हैं, जो हमें उधार माल देते हैं, जो हमें ऋण देते हैं, उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। तो उनके साथ कपट करने के पर्पस से यदि हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ऐसा एग्रीमेंट लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। ठीक इसी तरह से एग्रीमेंट्स टू डिफ्रॉड रेवेन्यू अथॉरिटीज़, या हम यूँ कहें एग्रीमेंट टू एवेड टैक्सेस, कर चोरी के लिए किए गए ठहराव। कर देना, कर को पे करना हमारी ड्यूटी बनती है। यदि हमारी इनकम पे कोई टैक्स है या माल की खरीद और बिक्री पर या माल के उत्पादन पर किसी तरह का कोई टैक्स बनता है तो वी हैव टू पे इट, हमें इसे चुकाना ही पड़ता है, ये हमारी ड्यूटी है। और यदि हम कर चोरी को प्रोत्साहित करते हैं या हमारी इस ड्यूटी को हम पूरा नहीं करते हैं तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं वह वॉइड माने जाते हैं, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट्स नॉट टू बिड। धोखा देने के उद्देश्य से नीलाम में बोली न लगाने के ठहराव। एग्रीमेंट्स नॉट टू बिड विद द व्यू टू डिसीव। बोली न लगाने के ठहराव, लेकिन किस पर्पस से? धोखा देने के उद्देश्य से। यदि कुछ व्यक्ति मिलकर ये ठहराव करते हैं कि वे एक दूसरे के विरुद्ध बोली नहीं लगाएंगे तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है, क्योंकि जब नीलामी होती है तो वहाँ नीलामी में भाग लेने वाले जितने लोग हैं, उस माल को खरीदने के इच्छुक जो लोग हैं, वह उन्हें ये अधिकार है कि वह अपनी अलग अलग बोली लगाएंगे। तो आपस में यदि कुछ लोग मिल करके एक समूह में ये डिसाइड करते हैं कि वह एक दूसरे के अगेंस्ट बोली नहीं लगाएंगे तो ऐसा करना लोक नीति के विरुद्ध माना गया है। और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वह नीलाम करने वाले को धोखा देना चाहते हैं या उसे धोखा दे सकें, तो इसे हम अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट्स क्रिएटिंग मोनोपोलीज।
एकाधिकार निर्माण करने के ठहराव। यदि ठहराव का उद्देश्य एकाधिकार की स्थिति का निर्माण करना है तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरुद्ध होगा तथा व्यर्थ होगा। किंतु यदि व्यावसायिक मितव्यता प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक संस्थाएं अपना संयोजन अनुबंध कर लेती है, यानी दोनों मिलकर के किसी काम को करना चाहती हैं, तो वह लोक नीति के विरुद्ध नहीं होगा। लेकिन लोक नीति के विरुद्ध तब वो माना जाएगा जब व्यक्ति एकाधिकार की स्थिति का निर्माण खुद करना चाहता है, खुद ही सब कुछ बनना चाहता है, अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यर्थ माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट्स विद अनफेयर कंडीशंस, अनुचित शर्तों युक्त ठहराव। कभी कभी दो असमान स्तर के व्यक्तियों के बीच ठहराव होता है जिसमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार का अनुचित प्रयोग करने की स्थिति में होता है। यदि उनके बीच हुए ठहराव से ऊपरी तौर पर तो ये प्रकट होता है कि उसकी शर्तें अनुचित और कमजोर पक्षकार के हितों के प्रतिकूल है, तो ऐसा ठहराव लोक नीति के विरुद्ध होता है। यानी किसी वीक पार्टी को देख करके ये जो स्ट्रांग पार्टी है वह उस पर इस तरह की कंडीशन इम्पोज कर दे जो कि विधि विरुद्ध है, जो कि अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, जो कि उसके पतन के लिए है, जो कि उसके नुकसान के लिए है, उसके कल्याण के लिए नहीं है, तो ऐसी अनफेयर कंडीशंस के साथ किया गया एग्रीमेंट भी वॉइड माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। इसी तरह से कुछ अदर एग्रीमेंट्स भी हैं, जैसे व्यापार में रुकावट डालने के ठहराव है, विवाह में रुकावट डालने के ठहराव है, चुनाव को प्रभावित करने वाले ठहराव है, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने वाले ठहराव है, जैसे एग्रीमेंट्स इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट्स इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट्स टू इन्फ्लुएंस इलेक्शन, एग्रीमेंट्स टू आउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसे भी हम लोक नीति के विरुद्ध ही मानते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कौन कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं उसके बारे में बताया। मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम वॉइड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।